अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं ख्वाजा साकिब क्राउन वेल्थ कंसल्टेंट से। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूके स्टडी के हवाले से स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस दूंगा। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है, उसके अंदर भी यूके स्टडी में जो लोग जाना चाहते हैं, जो स्टूडेंट जाना चाहते हैं, उनके लिए कंप्लीट प्रोसीजर बताया है, जिसमें एडमिशन क्राइटेरिया भी है, जिसके अंदर बैंक स्टेटमेंट और क्या रिक्वायरमेंट है, वीज़ा की पॉलिसी क्या है, कैसे आपने अप्लाई करना है, किस टाइम आपको अप्लाई करना चाहिए, क्या बेस्ट टाइम है और कितने टाइम में एम्बेसी अंदाज़न वीज़ा डिसीजन दे देती है। ये सारी चीज़ें मैंने इससे पहले भी एक वीडियो में आपसे शेयर किया है, बट अगेन मुझे इसके बारे में बहुत सारी क्यूरीज आती हैं, तो मैंने एक और अब लेटेस्ट वीडियो में बना रहा हूँ जिसके अंदर कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बेस्ट सूटेबल टाइम टू अप्लाई फॉर स्टडी इन यूके। अगर आप सितंबर इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए जो बेस्ट सूटेबल टाइम है वो बेसिकली मार्च या अप्रैल का है। हमारे यहाँ स्टूडेंट एक ट्रेंड है, स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं बिल्कुल 11th आवर के अंदर, मतलब वो जून या जुलाई के अंदर आएंगे कि अभी हम अप्लाई करना चाह रहे हैं सितंबर इनटेक के लिए, जबकि ये बेस्ट टाइम नहीं है। अप्लाई इस टाइम पे भी हो जाएगा, इस टाइम पे भी ऑप्शन ओपन होती हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा एक तो जल्दी करना पड़ सकता है, ऑफ़र में डिले भी आ सकते हैं, या अगर आपका ऑफ़र आ जाता है और कैश वगैरह आ जाता है तो आपको प्रायोरिटी वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी पड़ सकती है। तो जब आप अप्लाई करते हैं मार्च या अप्रैल के अंदर, तो यूनिवर्सिटीज़ के पास स्कॉलरशिप्स अच्छी अवेलेबल होती हैं, वो आपको मिल जाता है, आप रिलैक्स होकर सब चीज़ें अप्लाई कर सकती हैं। किसी जगह के ऊपर कोई आपको अर्जेंट या प्रायोरिटी फ़ीस नहीं देनी पड़ती, तो आप रिलैक्स होकर अपना सारा काम मुकम्मल कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी इनटेक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपने ट्राई करना है कि एटलीस्ट 5 से 6 महीने पहले एडमिशन अप्लाई करें। अगर 5 से 6 महीने पहले आपकी चीज़ें कंप्लीट नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास 4 से 5 महीने का टाइम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये टाइम जितना कम हो जाएगा आप उतना आपको ज़्यादा अर्जेंट फीस और प्रायोरिटी बेस के ऊपर जाके करना पड़ेगा, जिसमें आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं एडमिशन रिक्वायरमेंट्स की। एडमिशन रिक्वायरमेंट्स के अंदर सबसे पहले आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल होना चाहिए, पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए, कम से कम 6 महीने, बेटर तो यही है कि 1 साल वैलिड हो, या आपका जितना कोर्स ड्यूरेशन ऑफ कोर्स है उतना पासपोर्ट आपका वैलिड होना चाहिए, ताकि वहाँ जाके आपको कोई तंगी का सामना ना करना पड़े कि ड्यूरिंग कोर्स आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो रहा हो। तो मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ कोर्स का वैलिडिटी होनी चाहिए पासपोर्ट की। सेकंड नंबर पे आपके पास अपना CNIC जो है वो होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए। तीसरे नंबर पे आपके पास आपने अगर मैट्रिक किया है, इंटर किया हुआ है, या बैचलर डिग्री मास्टर डिग्री होल्डर हैं, तो आपके पास आपकी तमाम मार्कशीट्स होनी चाहिए और सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, जिसको नॉर्मली डिग्री कहा जाता है। सनद आपके पास मौजूद हो और मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है। इसके अलावा आपके पास 2 टीचर्स के रिकमेंडेशन लेटर होने चाहिए, जो कि ऑफिशियल होने चाहिए, ऑफिशियल लेटर हेड के ऊपर होने चाहिए, साइन स्टैंप उनके ऊपर होना चाहिए, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल एड्रेस होना चाहिए। फिर आपके पास मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का लेटर मौजूद होना चाहिए अगर आप विदाउट आइट्स अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप कोई इंग्लिश टेस्ट आपके यहाँ मौजूद है, जैसे आइट्स, टॉफिल, PTE, लैंग्वेज सर्ट, ऑक्सफोर्ड, पासवर्ड या डोलिंगो, कोई भी ऐसा टेस्ट है तो वो मौजूद हो। अदरवाइज आपके मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का लेटर होना चाहिए, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ विदाउट आइट्स भी एडमिशन दे देती हैं, उसके लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर की मौजूदगी ज़रूरी है। अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हैं तो फिर आप एडमिशन अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए सबसे पहले आपने अपना डिज़ायर्ड सिटी फाइनल करनी है कि आप कौन से शहर में जाना चाह रहे हैं। अगर कोई चीज़ फाइनल है तो ओके, अगर नहीं है तो आप कोई कोर्स आपका डिज़ायर्ड हो जिसमें आपका इंटरेस्ट बन रहा है, या प्रीवियस एजुकेशनल बैकग्राउंड से अगर रेलिवेंट आपको ही कोई कोर्स चाहिए तो उसके मुताबिक आपने सर्च करनी है ऑप्शन, और ऑप्शन सर्च करके कुछ ऑप्शंस आपको हम लोग भी गाइड कर देते हैं कि आपके पास ये ऑप्शंस किस फ़ी रेंज में अवेलेबल हैं। जो फ़ी रेंज आपको सूट कर रही होती है उसके मुताबिक आपको कोर्स गाइड किया जाता है कि ये आपके प्रीवियस एजुकेशन प्लान से रेलिवेंट है और ये इसकी क्या वर्थ है, इसके बाद कंप्लीट करने के बाद आपको स्कोप क्या मिलेगा, आपका अपना प्लान क्या है, उसके मुताबिक डिस्कशन की जाती है और आपका एडमिशन अप्लाई किया जाता है। सबसे पहले जब एडमिशन अप्लाई करते हैं तो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र लेटर इशू करती हैं
ऑफ़र लेटर इशू करने का जो टाइम है वो 24 और से लेकर तकरीबन 4 वीक्स तक का टाइम है। ये डिपेंड करता है आप किस टाइम पे अप्लाई कर रहे हैं, कितना अर्लीस्ट अप्लाई कर रही हैं और यूनिवर्सिटी कितने टाइम में रिस्पॉन्स करती है। अगर आप जितना अर्ली इनटेक से अप्लाई करेंगे उतना क्विक आपको रिस्पॉन्स रिसीव होगा, और अगर आप लेट करेंगे तो उतना ज़्यादा डिले से रिस्पॉन्स आएगा। उसकी रीज़न ये है कि यूनिवर्सिटीज़ के पास एडमिशन का लोड हो जाता है, पूरी दुनिया से लोग अप्लाई कर रहे होते हैं तो उनके पास सीट्स लिमिटेड होती हैं, इस वजह से उनके डिसीजन में भी डिले आ जाता है। वंस आपको ऑफ़र लेटर रिसीव हो जाता है तो उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लिखी होती हैं। अगर आपने चंद कंडीशंस के साथ अप्लाई किया, जैसे कोई डॉक्यूमेंट आपका शॉर्ट हो, अगर आपने कोई मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लेटर नहीं दिया हुआ, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपने जमा करवाई थी वो आपकी सही नहीं है या AI बेस्ड थी, तो उसके मुताबिक यूनिवर्सिटी आपसे कहेगी कि आप अपने अल्फाज में उसको बयान करें, आपका क्या पर्पस है, आप क्यों जाना चाह रहे हैं, ये कोर्स आपके लिए कैसे बेनिफिशियल है। ये चीज़ें आप सारी बीच में मेंशन करेंगे और उसके मुताबिक न्यू SOP देंगे। इसके अलावा यूनिवर्सिटी को इंटरव्यू चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट ऐसा है जैसे आपने मार्कशीट जमा करवाई थी बट डिग्री नहीं थी तो वो आपको डिग्री या कोई और डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करना है, और ये सारी कंडीशंस मीट करनी है ताकि यूनिवर्सिटी आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर इशू करे जिसके ऊपर कोई भी कंडीशन ना हो और आप अपनी ट्यूशन फ़ी पे करके मज़ीद प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें। कंडीशनल ऑफ़र लेटर के बाद कुछ यूनिवर्सिटीज़ आपको अनकंडीशनल ऑफ़र लेटर इशू करती हैं और कुछ यूनिवर्सिटी स्टेट आपको कह देती हैं कि अब आपने इसके बाद ट्यूशन फ़ी जमा करवानी है अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू पास हो जाता है तो। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे शुरू में क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू नहीं लेती, वो कैश शील्ड के ऊपर भी इंटरव्यू लेती हैं। तो आपने जब ट्यूशन फ़ी पे करते हैं तो उसकी रिसीट यूनिवर्सिटी से शेयर करनी होती है। उसके बाद आपको कैश लेटर, जो कि नॉर्मल अल्फाज में आप कहें वीज़ा लेटर, वो इशू किया जाता है जिसकी बेस के ऊपर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। इस दौरानिया में आपको TB टेस्ट करवाना होता है जो कि UKVI के अप्रूव टेस्ट सेंटर से किया जा सकता है, और मेच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट जो कि 28 डेज़ मेच्योर्ड बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए आपकी। जो रिक्वायरमेंट है यूनिवर्सिटी के जिस एरिया के हिसाब से जो फंड्स की रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक मेच्योर्ड होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है ये हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर आपके डिपेंडेंट के लिए कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपके अपने लिए चाहिए, लंदन में अगर एडमिशन है कितनी चाहिए, आउटर लंदन में, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट मेच्योर्ड है तो फिर आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपका TB टेस्ट होना चाहिए, कैश लेटर, बैंक स्टेटमेंट, ये चीज़ें मौजूद हैं, और बाकी जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आपने यूनिवर्सिटी को भेजे थे और कैश लेटर के ऊपर लिखे हुए आए हैं, तो फिर आप वीज़ा अप्लाई करने के एलिजिबल हैं। उसके लिए आप वीज़ा फाइलिंग करते हैं। वीज़ा फाइलिंग करने के बाद आपको सबसे पहले हेल्थ सरचार्ज आता है जो कि आपने ऑनलाइन पे करना होता है UK इमिग्रेशन को। वो आपकी कोर्स ड्यूरेशन के हिसाब से डिफरेंट होता है। उसमें आपको अगर 1 साल का कोर्स है, 2 साल का है, 3 साल, 4 साल, जितना भी कोर्स है उसके हिसाब से मुख्तलिफ अमाउंट होती है जो कि ऑनलाइन आपको डिस्प्ले हो जाती है। वो आपने सिंगल ट्रांजैक्शन के अंदर पे करनी होती है, और एक बार ये आप IHS पे कर देते हैं तो फिर आपको वीज़ा फ़ी पे करनी होती है। वीज़ा फ़ी पे करने के बाद आपने बायोमेट्रिक करवानी है जो कि वीज़ा VFS ग्लोबल के ऑफिस से होती है। वो जो ऑफिस आपको सूटेबल है, आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, मीरपुर, जो भी ऑफिस है आपको सूटेबिलिटी है, आप उसमें जाके बायोमेट्रिक करवाते हैं। और देन अगर आपने प्रायोरिटी चूज़ किया है तो आपको प्रायोरिटी के हिसाब से डेज़ में डिसीजन आ जाएगा, और अगर आपने स्टैंडर्ड के ऊपर अप्लाई किया है तो स्टैंडर्ड के लिए जो डेज़ हैं उसके अंदर डिसीजन का आउटकम आ जाएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके IHS, वीज़ा फ़ीस और बैंक स्टेटमेंट कितनी होती है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे साथ कनेक्टेड रहिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें।